जय हिंद बच्चों। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप लोग खूब स्वस्थ हैं और अपनी पढ़ाई में व्यस्त हैं बच्चों। आइए आज हम आपके लिए लेकर उपस्थित हुए हैं हिंदी व्याकरण। व्याकरण में हम क्या क्या हमको पढ़ना है और ये कितने अंकों का होता है, सबसे पहले इसके बारे में हम लोग जिक्र करेंगे। और उसके बाद फिर आगे प्रोसेस होगा कि हम व्याकरण को एक एक पॉइंट को कैसे समझें ताकि ये दिमाग में हमारे बैठ जाए, क्योंकि किसी भी भाषा का महत्वपूर्ण अंश होता है बच्चों उसका व्याकरण। तो हम आगे बढ़ें इससे पहले आपसे छोटी सी निवेदन है, चैनल को आप सब्सक्राइब किया करें और कर लिया करें और वीडियो को लाइक भी किया करें बच्चों, और अपने मैक्सिमम फ्रेंड सर्कल में इसे शेयर करने का पूरा प्रयास करें। तो अब चलते हैं बच्चों, व्याकरण को समझते हैं और सबसे पहले समझ लेते हैं हमको क्या क्या पढ़ना है। तो देखिए, संधि पढ़ना है। सबसे पहला पॉइंट तो आपको संधि पढ़ना है। संधि में आप जानते हैं मेन हमारा दो संधि होता है, एक स्वर संधि और व्यंजन संधि, और तीसरा विसर्ग संधि। तो और दूसरा पढ़ना है हमको शब्दों में सूक्ष्म अंतर। दो शब्द होते नहीं है, दोनों में थोड़ा सा ही अंतर होता है, पढ़ने सुनने में लगभग सेम होता है, लेकिन उसमें अर्थ अलग होते हैं दोनों के। और तीसरा पढ़ेंगे बच्चों हम अनेकार्थी शब्द। एक शब्द के अन्य कई शब्द होते हैं, अन्य कई अर्थ होते हैं, इसको समझेंगे। और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पढ़ेंगे। आप जानते हैं अनेक शब्दों का एक शब्द मतलब एक पूरा शब्द होता, अनेक एक वाक्य होता उसके लिए एक शब्द। और संस्कृत शब्दों में विभक्ति की पहचान करेंगे हम लोग। और वाक्यों में त्रुटि मार्जन भी देखेंगे, अर्थात वाक्य में जो त्रुटियां होती हैं उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो पढ़ने का हमारा चैप्टर रहा आपका संधि, देखिए बच्चों। दूसरा है शब्दों में सूक्ष्म अंतर, तीसरा है अनेकार्थी शब्द, और चौथा है आपका अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, और पांचवें नंबर पर संस्कृत शब्दों में विभक्ति बच्चों, और वाक्यों में आता है त्रुटि मार्जन। कुल मिला के आपको 6 पॉइंट पर फोकस करना है। और प्रश्न पत्र में देखिए बच्चों, तो प्रश्न पत्र पे हम लोग फोकस करते हैं। पत्र में वा शब्द रचना खंड से पूछे जाने वाले प्रश्नों व उनके अंकों का विभाजन देखे, क्या क्या कौन कौन सा टॉपिक से जो पढ़ना भी हमने आपको बताया उसमें से कितने अंक के आने वाले हैं। तो स्वर संधि को देखिए, पहले आपने संधि को देखा, उसमें बच्चों स्वर संधि, इसी के भेद को हमको पढ़ना है। इसमें और दो संधियां हैं, लेकिन हमको मात्र स्वर संधि ही हमारे पाठ्यक्रम का हिस्सा है, और जिसमें दीर्घ संधि, गुण संधि, यड़ संधि और अयादि, ये 4 संधियों को पढ़ना है। और इसी पर संधि विच्छेद से संबंधित प्रश्न आएंगे, जो कि एक एक अंक के रहेंगे, और आने वाले 3 प्रश्न होंगे, जिसमें आपको 2 प्रश्न हल करना रहेगा और उसमें 2 अंक आपके लिए निर्धारित होंगे। दूसरा खा पॉइंट पे देखिए बच्चों, शब्दों में सूक्ष्म अंतर आपने देखा, यानी शब्द युग्मों के अर्थ, अर्थात 2 शब्द दिए रहेंगे, दोनों के अर्थ अलग अलग रहेंगे। इस प्रकार से एक एक अंक वाले 2 प्रश्न इसमें भी रहेंगे। तो अनेक, और ये देखिए बच्चों अनेकार्थी तीसरे पॉइंट पे, इसमें भी 1 अंक वाले 2 प्रश्न रहेंगे। 1 अंक वाले ही रहेंगे बच्चों 2 प्रश्न, जिसमें 3 प्रश्न रहेगा उसको आपको करना रहेगा। देखिए अब ये पहला आपका 3 अंक प्रश्न का है, जो आपका संधि है बच्चों ये 3 अंक का है। 3 प्रश्न रहेंगे, तीनों में 3 अंक हो सकते हैं, हो सकता है आपको 2 ही करना रहे, ऐसे दे दिया जाता है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए या संधि विच्छेद कीजिए, 3 दे देता है जिसमें 2 ही करना रहता है। और अनेकार्थी शब्द आपने देखा 1 अंक के रहेंगे। फिर अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पर आधारित 1 अंक वाले रहेंगे, 2 प्रश्न रहेंगे। इस प्रकार से संस्कृति शब्दों में विभक्ति पहचान से संबंधित रहेगा, तो 1 1 प्लस 2 अंक वाला एक ये भी रहेगा संस्कृत में, मतलब 2 आपको अंक वाला ये भी रहेगा। फिर चौथे नंबर 5वें नंबर पे देखिए बच्चों लिंग, ये देखिए 6ठा नंबर लिंग, वचन, कारक, काल, वर्तनी संबंधी त्रुटियों की शुद्धता, मतलब जो वाक्य में त्रुटि होता है किस किस आधार पे, लिंग आधार पे, वचन आधार पे, कारक आधार पे या काल के आधार पे, वर्तनी संबंधी ये त्रुटियां रहेंगी। और इस पर आधारित एक अंक वाले 2 प्रश्न रहेंगे। और इसके निम्न खंड में से कुल 13 अंकों, मतलब कुल टोटल मिला के ये जो आप व्याकरण पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, ये 13 अंक आप तैयार कर रहे हैं यहाँ पर, ये हम आपको 2 से 3 वीडियो में प्रोवाइड कर देंगे, और इसी से आपको प्रश्न मिल जाएगा। पूरा 13 अंक आपको पक्का होने वाला है, और ये बच्चों पूरी तरह से निःशुल्क है। आपको यहाँ इस चैनल के माध्यम से लक्ष्य हिंदी क्लास चैनल से बच्चों निरंतर कक्षा 9, 10, 11 और 12 के जो हिंदी विषय हैं इसके संपूर्ण पाठ्यक्रम को निःशुल्क प्रोवाइड हो रहा है। तो इससे जुड़िए और इसको निरंतर पढ़िए,
साथ ही साथ हिंदी के विषय में हिंदी के प्रति बच्चों अपनी रोचकता को भी बढ़ाइए, क्योंकि जब कोई भी विषय हमारे मन मस्तिष्क में तब बैठता है जब उस पर मन लगा के पढ़ते हैं। तो मन भी लगाइए, समय भी दीजिए, क्योंकि परीक्षा बहुत नजदीक है। आपने अभी तक क्या किया इसका मैटर नहीं है, लेकिन आगे जितने भी मिनट, घंटे, दिन, महीने हैं उसमें आप कितना मैक्सिमम कर पा रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब इसी के साथ हम आपको लेकर चल रहे हैं संधि की ओर। संधि को हम लोग समझेंगे अच्छे से, और उसके बाद इससे रिलेटिव क्वेश्चन भी आपको करवाएंगे, साथ ही साथ मॉडल पेपर भी आपके लिए प्रस्तुत करेंगे। तो अब देखते हैं बच्चों, सबसे पहले संधि की परिभाषा देख लेते हैं। सूत्र में देखिए बच्चों, परः सन्निकर्षः संहिता। परः सन्निकर्षः संहिता अर्थात संधि का शाब्दिक अर्थ है कि मेल या जोड़। जब दो शब्दों के निकट, सन्निकर्षः निकट आने पर पहले शब्दों का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण मिलकर एक हो जाए। पहले शब्द का अंतिम वर्ण, मान लीजिए ये आपका पहला शब्द है विद्या, मान लीजिए ये विद्या है, एग्जाम्पल ले रहे हैं बच्चों, और ये आलय है, तो ये विद्या और ये आलय। तो आपके विद्या में जो आ छिपा हुआ है बड़ा आ, और ये दूसरे जो अंतिम शब्द है इसका पहला वर्ण आ, यही दोनों मिलाकर हो जाएगा बड़ा आ, तो इसी को कहते हैं संधि। तो ये बताना चाहते हैं कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण और अंतिम शब्द का पहला वर्ण के मेल से जो परिवर्तन होता है या जो शब्द बनता है उसी को हम लोग संधि कहते हैं। तो वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है वह संधि कहलाती है। जैसे उत्तर में देखिए बच्चों, मत धनानुसार। अब इस माँ में यहाँ पर हम थोड़ा और स्पष्ट करते हैं। इस माँ में जो, इस ता में जो आ लगा हुआ है, यहाँ से आ निकाल देते हैं, ता को आधा कर दिया, और फिर अनुसार। तो अनुसार का जो आ है, ये अंतिम शब्द का पहला वर्ण और पहले शब्द का अंतिम वर्ण, ये दोनों मिलकर क्या हो गया, बड़ा आ हो गया, और इस प्रकार से ये लग गया आपके ता में, तो मतानुसार हो गया। यही सारी चीजें हैं, हमें विश्वास है आप चीजें समझ पा रहे होंगे। तो इस प्रकार से देखिए, संधि के नियमों द्वारा मिले वर्णों को का पुनः मूल अवस्था में ले आने को संधि विच्छेद कहते हैं। जो संधि होती है बच्चों, जैसे मतानुसार है, अब इसको क्या कहते हैं, दोनों मूल अवस्था में ले आया, जैसे मत और अनुसार की अवस्था में ले आया जाए तो फिर उसको क्या कहते हैं, संधि विच्छेद कहेंगे। और दोनों को मिलाकर एक कोई दूसरा तीसरा शब्द बना दिया जाए तो उसको संधि सिर्फ कहेंगे, और दोनों को अलग अलग कर दिया जाए, जैसे मत और अनुसार को अलग कर दिया जाए तो ये संधि विच्छेद होगा। यहाँ तक आपने समझा। अब थोड़ा सा क्या कहते हैं, उदाहरण में भी देख लेते हैं। देवालय, अब देवालय तो ये हो गया संधि, और इसका विच्छेद कैसे होगा, देव प्लस आलय, ये हो गया आपका विच्छेद। जगन्नाथ, अब इसका विच्छेद करेंगे तो जगत धननाथ, अलग अलग कर देंगे, मूल शब्द में कर दिए। यही चीज है बच्चों। अब आइए संधि के भेद देखते हैं, जिसमें 3 भेद है बच्चों। हमने बताया था स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, जिसमें मात्र आपके सिलेबस में जो है यही स्वर संधि पढ़ना है, तो ज्यादा आपको परेशान नहीं होना, मात्र ये आप स्वर संधि पे फोकस कीजिए। तो स्वर संधि में भी 4 ही संधि पढ़ना है, दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि और अयाधि संधि। तो देखिए, दीर्घ, गुण, यण और अयाधि, दीर्घ, गुण और यण, अयाधि 4 संधि है। तो अब इस पे पूरा फोकस करते हैं बच्चों हम लोग। परिभाषा सबसे पहले समझ लेते हैं स्वर संधि का। तो स्वर संधि है तो जाहिर सी बात है इसमें 2 शब्द जो मिलेंगे वो स्वर ही होंगे, तो स्वर के साथ मेल को स्वर संधि कहते हैं। जैसे घनार्थी, तो घन प्लस अर्थी। अब घन में जो न है इसमें आ छिपा हुआ है, और अर्थी का आ, दोनों मिला के बड़ा हो गया घनार्थी, और जो बड़ा आ आया उस ना में जुड़ गया तो ना पर आ की मात्रा हो गया घन धनार्थी। प्रथम शब्द घन का अंतिम वर्ण आ तथा अंतिम शब्द अर्थी का प्रथम वर्ण आ, ये दोनों मिलकर क्या बड़ा आ हो गया, के मेल के कारण यहाँ पर स्वर संधि होगा। इसके 5 भेद होते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, अयाधि संधि और वृद्धि संधि, जिसमें आपको 4 ही पढ़ना है। ध्यान दें बच्चों, अब यहाँ पर हमने ये भी मेंशन कर दिया ताकि आपके दिमाग में कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। ध्यान दें, पाठ्यक्रम के अनुसार केवल स्वर संधि और उसके भी केवल 4 ही निम्न भेद को आपको पढ़ना है। केवल मात्र 3 स्वर संधि होता है, स्वर, व्यंजन और विसर्ग, लेकिन आपको स्वर संधि ही पढ़ना, उसमें भी मात्र 4 ही पढ़ना है।
तो अब पहला पॉइंट देखिए बच्चों, स्वर दीर्घ संधि। पहले पे हम चलते हैं, अकह सवर्णे दीर्घा। इसका ये सूत्र याद करके रखिए, दिमाग में बिठाए रहिए, संस्कृत व्याकरण में भी आपको काम आएगा। अकह सवर्णे दीर्घा। तो नियम में देखिए बच्चों, ह्रस्व या दीर्घ। अभी नियम फोकस कीजिए, ये तो बहुत आसान है, वैसे भी आपने पढ़ा ही है, थोड़ा सा और डीपली समझना है आपको। ह्रस्व या दीर्घ, आ ई उ री के पश्चात क्रमशः ह्रस्व या दीर्घ आ ई उ री या लिरी स्वर आए, यहाँ लू नहीं है बच्चों, लिरी है, लिरी स्वर आए तो दोनों को मिलाने पर क्रम जो होता है क्रमशः दीर्घ हो जाता है। दीर्घ जैसे बड़ी हो गया, बड़ा, बड़ी, बड़ा ऊ, री, लिरी हो जाता है। अब इसमें हम उदाहरण को लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं, बहुत सारे मैक्सिमम उदाहरण लिए हैं, जिससे कि आपको चीजें आपसे और अच्छे से क्लियर हो सकें। तो अब देखिए, साक्षर, साक्षरः लिखा रहेगा और आपको कहेगा कि आप इसका विच्छेद कीजिए, तो क्या कहेंगे? साधन अक्षरः, साक्षरः। सा में आ छिपा हुआ है, छिपा है नहीं छिपा, इस सा में आ छिपा हुआ, इसमें हलंत लगा दीजिए, आ अलग हो गया। अब ये दोनों आ मिलकर बड़ा आ हो गया, यही बड़ा आ जाके फिर सा में जुड़ गया, साक्षर हो गया। समझ पा रहे होंगे बच्चों। सत्य धन अर्थ सत्यार्थ, या में आ छिपा हुआ और इसको आ दोनों मिला के बड़ा आ हो गया और या में लग गया, फिर या बड़ा आ हो गया, या पर आ की मात्रा, सत्यार्थ। तत्र धन अपि तत्रापि, मत धन अनुसारणम मतानुसारणम, धर्म धन अर्थ धर्मार्थ, स्वाधन अर्थी स्वार्थी। देखिए बच्चों, देव धन अर्चन देवार्चन। अब हम आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देते हैं, विच्छेद आपको कैसे जोड़ना है। देखिए, जैसे आपने लिया यहाँ पर परम, परम को लेते हैं, परम धन अर्थ, विच्छेद कैसे हुआ, जुड़ा कैसे? तो बच्चों देखिए, आपने यहाँ पर परम के माँ से आ को अलग कर दिया और आ माँ को आधा कर दिया, और यहाँ पर भी अर्थ में जो भी आ है ना बच्चों, अर्थ में भी आ है, इस दोनों आ को आपको निकाल के इसको बड़ा आ कर देना है। अब ये था तो ऐसे कैसे रहेगा, ये जो बड़ा आ है इस माँ में जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? पर, और माँ में जुड़ गया तो क्या हो गया? परमार्थ हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये आ हट गया और ये यहाँ पर जुड़ गया माँ में, यही हो गया परमार्थ आपका। समझ में आया बच्चों? हम थोड़ा सा आपको और अच्छे से विस्तार से बताना चाहते हैं, जिससे कि आपको, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इस तरह से विच्छेद होता है, हम ऐसे और डिटेल समझाते रहेंगे, क्योंकि ये दीर्घ क्या है? दीर्घ संधि है। दीर्घ का अर्थ होता है कि कोई भी स्वर हो, दो स्वर हैं, जैसे आ, छोटा आ ले लीजिए और फिर छोटा आ गया, और दोनों मिलके बड़ा हो जाए, छोटी ई है और फिर छोटी ई हो जाए, दोनों मिलकर बड़ी ई हो जाए, या छोटा आ है और बड़ा आ हो, दोनों मिलकर बड़ा हो जाए, तो वहां पर दीर्घ होता, मतलब बड़ा हो जाए, दीर्घ हो जाए। ह्रस्व या दीर्घ मिलकर दीर्घ हो जाए, दीर्घ या दीर्घ मिलकर दीर्घ हो जाए, ह्रस्व और दीर्घ मिलकर दीर्घ हो जाए, कुल मिला के दीर्घ आपको होना करना है, कुल मिला के दीर्घ बन जाए, उसी को दीर्घ संधि कहते हैं। अब दूसरा देखिए बच्चों, अब जैसे मान लीजिए आ, और हमने कहा ना कि ह्रस्व आ और दीर्घ आ मिला के भी दीर्घ आ होता है। तो इस प्रकार से उदाहरण देखिए, देव धनालय देवालय, नव धन आगता नवागता, हिम धन आलय हिमालय, दिव्य धन आत्मा दिव्यात्मा, सत्य धन आग्रह सत्याग्रह, देव धन आगमन देवागमन। अब देखिए बच्चों, अभी आपने देखा थोड़ा सा उसका अपोजिट देख लिया, बड़ा आ और छोटा आ मिलाकर भी बड़ा आ हो जाता है, इसी को दीर्घ कहते हैं। विद्या धन अर्थी विद्यार्थी, यथा धन अवसर यथा अवसर, रेखा धन अंशा रेखांशा, तथा धन अपि तथापि, विद्या धन अध्ययनम विद्याधनम, दिशा धन अंतरः दिशांतरः। और फिर देखिए ऐसे हर प्रकार से उदाहरण है, ताकि आपके दिमाग में बढ़ जाए, छोट बड़ा आ बड़ा आ मिला के भी बड़ा आ होता है। जैसे विद्या धनालय विद्यालय, महाधन आत्मा महात्मा, वार्ता धन लाभ वार्तालाप, महाधन आनंद महानंदा, शिक्षा धन आलय शिक्षालय, राजा धन आज्ञा राजाज्ञा, दोनों में बड़ा है। अंतिम में देखिए, अब आइए बच्चों छोटी ई की तरफ हम लोग ध्यान देते हैं। छोटी ई और छोटी ई मिलके अर्थात हरस और हरस मिलके दीर्घ हो जाए तो उसे दीर्घ संधि कहते हैं। कवि धन इंद्र कवींद्र, अंगुली धन अंगुली, पढ़ लीजिए बच्चों, ये आता है शुद्ध शब्द में, आपको पूछा जाएगा कि इस पे चंद्र बिंदी रहेगा या क्या कहते हैं अनुस्वार रहेगा, तो अंगुली में अनुस्वार रहता है, चंद्र बिंदी नहीं रहेगा। तो अंगुली धन इवाह अंगुली वाह, कवि धन इंदुनम,
कवीन्दुनम, मुनिधन इंद्रः मुनीन्द्र, अतिधन युवाः अतीवः, रविधन इंद्रः रवीन्द्रः। इस तरह से आप अब वही चीज देखिए बच्चों, हरस और दीर्घ मिला के, गिरिधन ईशा गिरीशा, कविधन ईश्वर कवीश्वर, कपिधन ईशा कपीशा, परिधन ईक्षा परीक्षा, मुनि। अब परीक्षा का संधि विच्छेद देखिए बच्चों, परिधन इच्छा, परिधन इच्छा, दूसरों की इच्छा से जो कार्य हो उसको परीक्षा कहते हैं। आपके हिसाब से आपकी परीक्षा होती है? नहीं ना। आपकी परीक्षा फरवरी में ही होगा तो फरवरी में ही होगा, आपके हिसाब से मार्च में नहीं चला जाएगा, या आगे नहीं जाएगा, या पीछे नहीं होगा। उसका एक फिक्स डेट होता है, वो आगे पीछे 2-4 आगे 8-10 दिन आगे पीछे परीक्षा होता है, तो उसी को कहते हैं जो परी था दूसरों की इच्छा पर हो परीक्षा। मुनि धनीश्वरा मुनीश्वरा, हरि धनीशा हरीशा। ये तो रहा आपका छोटी और बड़ी करके। अब दीर्घ और हर्ष मिलकर भी दीर्घ हो जाता है। मही धनिंद्रा महिंद्रा, योगी धनिंद्रा योगींद्रा, सची धनिंद्रा सचींद्रा, लक्ष्मी धनीक्षा लक्ष्मीच्छा, सुधी धन इंद्रा सुधींद्रा। और दीर्घ दीर्घ मिलकर भी दीर्घ होता है। यहाँ पर देख ली उदाहरण, रजनी धनीषा रजनीशा, नदी धनीषा नदीशा, योगी धनीषा योगीश्वरा ईश्वरा योगीश्वरा, जानकी धनीषा जानकीशा, नारी धनीश्वरा नारीश्वरा, सती धनीषा सतीशा। अब देखिए बच्चों, छोट बड़ा ऊ मतलब हरसु उ और हरसु उ मिलकर भी दीर्घ उ हो जाता है। सुधन उक्ति सूक्ति, सूक्ति का संधि विच्छेद याद कीजिए, सुधन उक्ति सूक्ति, भानु धन उदया भानुदया, विधु धन उदया विधुदया, गुरु धन उपदेशा गुरुपदेशा, लघु धन उत्तरम लघु धन उत्तरम लघुत्तरम। अब हरस और दीर्घ मिलके भी दीर्घ होता है। लघु धन ऊर्मी लघु उर्मी, धातु धन ऊष्मा धातु ऊष्मा, सिंधु धन ऊर्मी सिंधु उर्मी, साधु धन ऊर्जा साधु ऊर्जा। अब देखिए बच्चों, दीर्घ और हरस मिलकर भी दीर्घ होता है। बधु धन उत्सव बधु उत्सव, भू धन उत्सर्ग भूत्सर्ग, वधु धन उपकार बधूपकार, भू धन उद्धार भूधार। दीर्घ दीर्घ मिलकर भी दीर्घ होता है, इसी को दीर्घ संधि कहते हैं। बधु धन उर्मी बधूर्मी, भू धन ऊष्मा भूष्मा, बधु धन ऊर्ध्वा बधूर्ध्वा, सरयू धन उर्मी सरयूर्मी। री या लिरी और ये मिला के री हो जाता है। जैसे पितृ धन ऋणम पितृऋणम, होत्री धन रिकारा होत्रिकारा, होत्री धन लिरिकारा भी होता है बच्चों, होत्रिकारा, होत्री धन लिरिकारा। देखिए यहाँ पर आ भी गया होत्रिकारा। री धन लिरिकारा रिकारा, री लिरी और लिरी मिलके भी री होता है, और री और लिरी मिलकर भी री होता है। होत्री धन लिरिकारा होत्रिकारा। तो थोड़ा सा और ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ पर री और लिरी सवर्ण संज्ञक हैं, मतलब एक ही समान वर्ण के संज्ञा में आते हैं, अतः दोनों समान स्वर माने जाएंगे। जैसे री हो या लिरी हो, लिरी पर भी इल्ला पर भी री का मात्रा चढ़ा है और री तो री है ही, तो इसीलिए समान संज्ञक वर्ण माने जाते हैं। और किसी भी स्वर के पूर्व या पश्चात होने पर दोनों के स्थान पर दीर्घ री ही हो जाता है, चाहे वो री हो चाहे लिरी हो, क्योंकि संस्कृत में लिरी दीर्घ नहीं होता है। क्या है, संस्कृत में जो लिरी है वो दीर्घ नहीं माने, वो हमेशा हरस ही रहता है। तो आज आपने देखा संधि और किस प्रकार क्वेश्चन पूछेंगे, क्या क्या टॉपिक रहेगा, कितने अंकों का रहेगा, और जिसमें आपने स्वर संधि के क्या देखा, आपने दीर्घ संधि को, आपने आज दीर्घ संधि को देख लिया है बच्चों। अब हम कल की क्लास में आपको लेकर आएंगे गुण संधि, और गुण संधि के बहुत ढेर सारे उदाहरण। तो बस इसी को आप देख लीजिए बच्चों, और यहीं से आपकी परीक्षा में अंक जितने भी हैं आपके पक्के हो जाएंगे। 13 का 13 अंक आपको इस 2-3 वीडियो में बच्चों, ये पहला वीडियो आया है, अब 2 या 3 वीडियो और आएगा, इसी वीडियो में आपको ये 13 अंक पक्का हो जाएगा। बस करना क्या है, आपको 2 से 3 बार इसको सुन लेना है। हर एक वीडियो को आप कम से कम 3 बार सुने और कॉन्सेंट्रेशन से पूरे ध्यान से सुने, और बस इस पे आप ध्यान दीजिएगा। ये जैसे मान लीजिए सत्यार्थ है तो सत्य धनार्थी संधि विच्छेद पे आप फोकस कीजिएगा, क्योंकि आपकी परीक्षा में संधि विच्छेद से रिलेटिव क्वेश्चन मैक्सिमम ये है कि संधि विच्छेद से रिलेटिव क्वेश्चन बने। तो स्वार्थी स्वाधनार्थी देवार्चना, तो इसका संधि विच्छेद कीजिए। अब यह नहीं दिया रहेगा तो आप कैसे करेंगे, देव धनार्चना देवार्चना, इस तरह से। चलिए बच्चों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए और व्यस्त रहिए अपनी पढ़ाई में, निरंतर बस पढ़ते रहिए। यही आपकी सफलता का उद्देश्य है। सफलता का मेन मंत्र बच्चों रिवीजन है, बार बार बस पढ़ते रहिए। जय हिंद बच्चों।